नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के अंतिम शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी और इनके शासन के बारे में। तो दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन, जिनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था, तो इनके जीवन की कहानी को तो हम देखेंगे ही, किस तरह से इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, किस तरीके की इनकी पॉलिसीज थी, क्या इनका धर्म था, किस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन उससे पहले हम इस बात के ऊपर गौर कर लेते हैं कि इनको प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट क्यों कहा जाता है, लास्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया क्यों कहा जाता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा कि भारत का इतिहास हम किन चरणों में पढ़ते हैं। भारत के इतिहास को हम बेसिकली 4 चरणों में पढ़ते हैं। एक तो हमारा हो गया प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज वो एज है जिसमें इतिहास लिखित वर्जन में आपको नहीं मिलता है, जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। मतलब जैसे आपका पाषाण काल हो गया, प्री स्टोन एज हो गया। पाषाण काल मतलब पत्थर का युग जो था, उससे पहले का जो दौर था, जिसमें इतिहास आपको लिखित वर्जन में नहीं मिलता है। उसके बाद आपका आता है एंशियंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। प्राचीन भारत आता है। उसके बाद आता है आपका मेडाइवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन भारत आता है। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का इतिहास आता है। लेकिन इन चरणों को हम किस ऑर्डर में पढ़ते हैं? एंशियंट इंडिया आपका कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? एंशियंट इंडिया आपका शुरू होता है आईवीसी से। आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके इतिहास से लेके और 7वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है, उसी को कहा जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। 7वीं शताब्दी में क्या कुछ हुआ था? एक तो हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 में। 647 एडी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो बहुत सारे इतिहासकार मान लेते हैं कि यह वो दौर था जब प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया। प्राचीन भारत यहां पे खत्म हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत के इस कार्यकाल को, समय को खत्म मान लिया जाता है। तो इसीलिए इनको, हर्षवर्धन को, प्राचीन भारत का लास्ट सम्राट माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको दूसरे तरह से भी देखते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अटैक करने शुरू कर दिए थे। यहां से अरब की तरफ से अटैक होने शुरू हो गए थे, जिसमें 712 का मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक है 8वीं शताब्दी का, वो बहुत मशहूर है, वो सफल भी हुआ था। इसलिए तो वहां से कई इतिहासकार मानते हैं कि यहां से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो है वो लगभग 7वीं शताब्दी से या 8वीं शताब्दी से शुरू हो जाती है। लेकिन मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त कहां हो जाता है, इसके बारे में भी अलग अलग डिस्प्यूट हैं। कई इतिहासकार मानते हैं जब से भारत में यूरोपियन ने एंट्री लेनी शुरू करी, 16वीं शताब्दी में यूरोपियन भारत में आ गए थे। 1498 में आप जानते हैं कि वास्को डी गामा आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे यूरोपियन भी आ गए थे, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और दूसरे लोग आ गए थे। तो वहां तक का जो दौर है उसको मध्यकालीन युग माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि मध्यकालीन युग जो है वो 7वीं शताब्दी से तो शुरू होता है, लेकिन मुगलों की सत्ता जहां तक समाप्त नहीं हो जाती, वहां तक का जो समय है उसको मेडाइवल पीरियड माना जाएगा। और मुगलों की सत्ता अंत में कहां समाप्त होती है? 1857 की क्रांति में, जब लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उसके तख्त से हटा के रंगून भेज दिया जाता है। तो यहां पे 1857 का जो पीरियड है, यहां तक का जो इतिहास है, उसको मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। उसके बाद जो आखिरी समय है आपका आधुनिक इतिहास, ये 1857 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है, उसको आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाई थी, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने तो आपको 1600 से ही शुरू करी थी। 1600 में जब 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि उससे आपको क्रमबद्ध तरीके से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये तरीका है इतिहास को पढ़ने का। तो उसमें जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो 647 में समाप्त होता है, और इस दौर के अंत के साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल समाप्त हो जाता है भारत के इतिहास से। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन थे सम्राट हर्षवर्धन, जिनको हर्षा भी कहा जाता है। इनका साम्राज्य जो था वो चला था 606 से लेके 647 के बीच में। 590 में इनकी जन्म हुआ था इनका। और ये वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्पभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसके आखिरी रूलर थे। और इनको भारतीय इतिहास का आखिरी, प्राचीन भारतीय इतिहास का आखिरी एम्परर कहा जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद ही भारत में इस्लामिक इन्वेजन की भी शुरुआत हो गई थी। तो पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको इतिहास का एक बड़ा जो अध्याय है वो समझ में आ जाएगा।
और हर्षवर्धन उन बड़े राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत के इतिहास में एक बड़े साम्राज्य के ऊपर अपना पैर जमाया, जो कि एक बड़ी बात है। देखिए, आप जानते हैं कि भारत एक बहुत ही सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं वाला देश है और इसके ऊपर इतने बड़े साम्राज्य चलाना बड़ी बात होती है, जिसमें हिमालय से लेके नर्मदा नदी तक चलाया है। पूर्व और पश्चिम में तो इन्होंने अपनी बाउंड्री को अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक चलाया है। तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाना बड़ी बात थी और इसको कंट्रोल करने में बहुत कम राजा सफल रहे हैं भारत के इतिहास में। अगर बात कर लें, मौर्य डायनेस्टी ने बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर रूल किया है, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी ने बड़े साम्राज्य के ऊपर रूल किया है, उसके बाद आपको सीधा मध्यकालीन भारत के इतिहास में आना पड़ेगा, जहां पे आपको सल्तनत पीरियड में और उसके बाद मुगलों ने बड़े साम्राज्य के ऊपर रूल किया है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया, जहाँ पे थानेश्वर इनकी पहले राजधानी थी, फिर उसके बाद कन्नौज इनकी राजधानी बनी। तो ये इनका साम्राज्य था, अर्षा का साम्राज्य था। और अब बात करते हैं इनकी डायनेस्टी की, जिसको पुष्पभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी कहते हैं। पुष्पभूति डायनेस्टी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो पहला राजा था जिन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी, उसका नाम ही पुष्पभूति था। और पुष्पभूति ने नींव रखी, और पुष्पभूति ने नींव जब रखी जब गुप्ता साम्राज्य अपने डिक्लाइन पे था। इससे पहले हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके ग्रेट राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके कैसे गोल्डन एज उसको कहा जाता था उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसके राइज एंड फॉल की बात कर चुके हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी जो कि लगभग 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में काम करती थी, उसके बाद 6ठी शताब्दी के लेटर हाफ पीरियड में पुष्पभूति डायनेस्टी का राइज होता है। और ये पुष्पभूति डायनेस्टी के जो शुरुआती रूलर थे, ये गुप्ता डायनेस्टी के अंडर उनके फ्यूडलरी थे, उनके यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। उसके बाद हुणों ने जब भारत के ऊपर अटैक किया, हुण इन्वेजन्स के बारे में जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये सेंट्रल ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्राइब आई थी जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया है। यूरोप के भी बहुत सारे देशों के ऊपर इन्होंने अटैक किया, इवन रोमन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर के ऊपर भी इन्होंने अटैक किए हैं। तो बड़े फेमस इनके इन्वेजन हुआ करते थे। उस समय गुप्ताओं के ऊपर भी इन्होंने अटैक किए और गुप्ता डायनेस्टी को वीक कर दिया, जिसकी वजह से आगे चल के पुष्पभूति डायनेस्टी ने अपनी नींव रखी। इनकी राजधानी थानेश्वर थी, अब इसके समय इसको थानेश्वर कहा जाता है। इसके बाद इनकी राजधानी कन्नौज बन गई। और ये जो साम्राज्य है पुष्पभूति डायनेस्टी का, ये अपने पीक पे कब पहुंचा, जेनिथ पे कब पहुंचा, जब हर्षवर्धन यहाँ के राजा बने। हर्षवर्धन का साम्राज्य आपको दिख रहा है, कितना बड़ा साम्राज्य के ऊपर इन्होंने रूल किया है। तो ये इनका साम्राज्य था और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नर्मदा नदी के किनारे जाके ये लड़ाई हारे थे फाइनली, जब पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, पुष्पभूति डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत होती है। उससे पहले यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के कुछ आखिरी रूलर जो हैं वो रूल कर रहे थे। उनका साम्राज्य भी पहले समय पे बहुत बड़ा हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इन राजाओं ने इस साम्राज्य को बहुत विस्तारित किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजा जो है वो कमजोर पड़ गए और ये साम्राज्य सीमित होकर रह गया। उसके बाद देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम है उस समय के, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मोखरी किंगडम है, इसकी भी बात होगी इसी वीडियो में। उसके अलावा चालुक्यों की भी बात होगी। और यहाँ पे एक और डायनेस्टी थी, गौड़ डायनेस्टी, जो उन्होंने रूल किया था बंगाल के ऊपर, उसकी भी बात होगी। तो पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में आपको ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से, जो हर्ष के चरित्र के बारे में, हर्ष के रूल के बारे में बात कर रखी है। और पुष्पभूति के ओरिजिन से लेकर इन्होंने बात कर रखी है। बाणभट्ट एक बहुत ही महान कवि हुए हैं इन्हीं के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में। तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो राजा हुए हैं वर्धन डायनेस्टी के, जो इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं वो थे प्रभाकरण वर्धन। पहले राजा तो पुष्पभूति ही थे, लेकिन प्रभाकरण वर्धन जो थे वो पहले इंपॉर्टेंट राजा थे। इनको एक तरह से ट्रू फाउंडर मान लिया जाता है इस डायनेस्टी का। और इन्होंने डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम ये पावरफुल हो चुके थे। इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि ली थी। महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाले गुप्ता वंश के राजा भी हुआ करते थे पहले। मतलब महाराजा अधिराज मतलब राजाओं का राजा, लॉर्ड ऑफ ग्रेट किंग्स, ये इनको कहा जाता था। इन्होंने टाइटल लिया। उसके बाद प्रभाकरण वर्धन की जो वाइफ थी यशोवती, इन्होंने 2 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। 2 बेटे थे, एक था राज्यवर्धन और एक थे हर्षवर्धन। और इनकी बेटी का नाम था राजश्री। और राजश्री की शादी कर दी थी उसी मोखरी किंगडम के राजा ग्रहवर्मन से। मोखरी किंगडम कौन सा? ये वाला मोखरी किंगडम, जिसके कन्नौज इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके राजा थे ग्रहवर्मन, और उनको ग्रहवर्मन ऑफ कन्या भोज कहा जाता था। कन्या भोज मतलब कन्नौज, आज के समय इसको कन्नौज कहा जाता है, पहले इसको कन्या भोज कहा जाता था। तो राजश्री की शादी इससे हुई। ये ध्यान रखिएगा इन लोगों के नाम, क्योंकि ये कहानी के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आगे चल के, जिसकी वजह से राजा बनेंगे हर्षवर्धन। उसके बाद वर्धन डायनेस्टी अपने
ऊपर जा रही थी और दूसरी तरफ गुप्ता डायनेस्टी अपने डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, क्योंकि हुणों के इन्वेजन की वजह से गुप्ता डायनेस्टी जो है कमजोर पड़ गई समय के साथ साथ। उसके बाद ये जो वर्धन डायनेस्टी के राजा थे ये अपने आप को इस जो पीरियड था, जो टेंशन का एरा चल रहा था उस समय, जब फ्रीक्वेंटली भारत के ऊपर इन्वेजन हो रहे थे हुणों के सेंट्रल एशिया से, तो उसकी वजह से कुछ लोग अपनी पावर को खो रहे थे और कुछ पावर को प्राप्त कर रहे थे। तो वर्धन लोग जो है इस समय डायनेस्टी के, वो पावर उनके पास आती जा रही थी। प्रभाकरण वर्धन और हर्षवर्धन और ये इनके बेटे राज्यवर्धन, ये पावरफुल योद्धा भी हुआ करते थे। तो ये दोनों जो हैं, हर्षवर्धन और इसके भाई, जब इस समय वॉर में थे, उस समय प्रभाकरण वर्धन की डेथ हो गई। तो उस समय बड़ा बेटा जो राज्यवर्धन था वो यहाँ पे राजगद्दी पे बैठता है। हर्षवर्धन छोटे थे, राज्यवर्धन बड़े थे, तो राज्यवर्धन को राजा बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि अब हर्षवर्धन को राजा बनना ही था। ईस्ट की तरफ चलते हैं। ईस्ट की तरफ क्या था? ईस्ट की तरफ एक तो था गोंडा किंगडम। इसके राजा उस समय हुआ करते थे शशांक। ये वो शशांक है जिन्होंने बोधि ट्री को कटवाया था, जहाँ पे गौतम बुद्धा को निर्वाण मिला था, उसको कटवाने वाले राजा थे। और ये बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे, इन्होंने बहुत सारे स्तूप भी तुड़वाए थे। लेकिन ये एक पावरफुल राजा हुआ करते थे उस समय बंगाल के। इनके साथ संबंध जो हैं कन्नौज के खराब थे, मोखरी किंगडम के अच्छे संबंध नहीं थे। और उस समय गुप्ता डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे उनके भी संबंध मोखरी किंगडम के साथ अच्छे नहीं थे। मोखरी किंगडम कौन? जिसके यहाँ पे राजश्री की शादी हुई थी, जहाँ के राजा ग्रहवर्मन हैं। ग्रहवर्मन के साथ आपको पता है ना, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि राजश्री की शादी हुई थी। ग्रहवर्मन राजा कहाँ के थे? मोखरी के। तो मोखरी किंगडम के ऊपर एक अटैक हुआ। किसने किया? गुप्ता ने किया, शशांक ने किया। तो मिलके मोखरी के ऊपर जब अटैक हुआ तो यहां पे जाके कन्या भोज के जो राजा थे उस समय ग्रहवर्मन, उनकी हत्या कर दी गई 606 में। और उसी साथ उनकी जो वाइफ थी राजश्री, मतलब हर्षवर्धन की जो बहन थी, उसको उन्होंने बंदी बना लिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है फिर से समझ लीजिए। गोंडा किंगडम और जो गुप्ता रूलर हैं वो मिलके कन्नौज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहां पे जाके हर्षवर्धन की बहन राजश्री को तो बंदी बना लेते हैं और उनके पति को मार देते हैं। तो बेसिकली कन्नौज जो है वो अभी किसके कंट्रोल में आ गया है? गुप्ताओं के। उस समय गुप्ता डायनेस्टी का राजा कौन था? देवगुप्ता था। कमजोर राजा था, ज्यादा ताकतवर नहीं था। राजश्री को इन्होंने बंदी बना के जेल में डाल दिया था। और उसके बाद राज्यवर्धन को जब ये बात पता चलती है तो राज्यवर्धन थानेश्वर से आर्मी लेके निकलते हैं। पहले तो वो देवगुप्त को हराते हैं, देवगुप्त को वो इजीली हरा के उसकी हत्या कर देते हैं और मालवा की आर्मी को भी वो हरा देते हैं। लेकिन शशांक की आर्मी बहुत ताकतवर होती है और शशांक जो है राज्यवर्धन को हरा के राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। तो राज्यवर्धन की हत्या होने के तुरंत बाद ही हर्षवर्धन को राजा बनना था और हर्षवर्धन उस समय सिर्फ 16 साल के थे। तो 16 साल के हर्षवर्धन यहाँ पे तख्त पे बैठते हैं, थानेश्वर में राजा बनते हैं और तख्त पे बैठते ही वो शपथ लेते हैं कि वो अपने भाई की हत्या का बदला लेंगे और अपनी बहन को आजाद करवाएंगे शशांक के मायाजाल से, शशांक की जेल से। और उसके बाद वो कहते हैं कि कैंपेन ऑफ दिग्विजय की शुरुआत होती है। कैंपेन ऑफ दिग्विजय मतलब विश्व विजेता उनको बनना था। और विश्व विजेता का मतलब वैसा नहीं कि पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना, मतलब भारत को उनको जीतना था। और उसके बाद हर्षवर्धन एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करते हैं, इशू करते हैं। सभी राजाओं के पास एक प्रोक्लेमेशन भेजा जाता है कि देखिए, आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप शशांक का साथ दीजिए या हमारा साथ दीजिए, वरना बैटलफील्ड में मिलिए। तो सभी राजा जो हैं उस समय हर्षवर्धन से, बहुत सारे राजा तो डर गए, बहुत सारे राजा जो ऑलरेडी शशांक के खिलाफ थे वो इनके गुट में आ गए और अब उनको शशांक से बदला लेना था। तो बहुत सारे राजा जो हैं इनके पक्ष में आने के बाद एक राजा जो थे भास्कर वर्मन, जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, आसाम क्षेत्र में उस समय राजा थे, इनको भी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया और इनके साथ ट्रीटी साइन करी। और इनको साथ, क्योंकि भास्कर वर्मन एक पावरफुल राजा थे और वो भी ये शशांक को हराना चाहते थे। अब शशांक जो है वो एक ताकतवर राजा तो था, साथ ही साथ वो एक डिप्लोमेटिकली वैसे भी समझदार राजा था। वो डर गया, उसको पता था कि हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन की आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वो भाग गया और वापस बंगाल चला गया। उसको पता था कि इस आर्मी का वो सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो बंगाल जाने के बाद उसने अपने यहाँ से ही जो उसकी बहन थी, हर्षवर्धन की बहन जो थी, उसको छोड़ दिया, कन्या भोज से उनको रेस्क्यू कर दिया। एक कहानी जो है ये भी कहती है, राजश्री को जब छोड़ दिया गया था, हर्षचरित्र जो कहानी है उसमें ये कहा गया है कि उनको जेल से छोड़ने के बाद वो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, उन जो फॉरेस्ट वाला इलाका है वहाँ पे पहाड़ियों में चली गई थी और वो सुसाइड करने के एकदम करीब ही थी कि वो सुसाइड करने वाली थी, अपने आप को अग्नि में झोंकने वाली थी। तभी वहाँ पे हर्षवर्धन पहुँचते हैं और उनको बचा लेते हैं।
गंगा नदी के किनारे, फिर वो उनको लेके जाते हैं वापस अपने साम्राज्य में लेके जाते हैं और उसके बाद वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब वो बदला लेंगे शशांक से। हालांकि शशांक को कभी भी वो मार नहीं पाए हर्षवर्धन। उसके बाद जब शशांक की मृत्यु हो गई उसके बाद जाके पूरा जो ईस्ट इंडिया वाला जो हिस्सा है वो इनके कंट्रोल में आया है। इससे पहले शशांक और गोंड डायनेस्टी जो है वो काफ़ी ताकतवर थी, लेकिन जब शशांक की मृत्यु हो गई उसके बाद मगध, बंगाल और कलिंग का सारा क्षेत्र जो है इस हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ गया। अब हर्षवर्धन का जो कैंपेन था दिग्विजय का, विश्व विजेता बनने का, भारत विजेता बनने का, वो शुरू हो गया। यूं ही शशांक की मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने सबसे पहले गुजरात वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी और वताबी किंगडम को इन्होंने हराया। उसके बाद जब इनका साम्राज्य रैपिडली एक्सपांड कर रहा था उस समय इनकी सीधी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके साथ हुई? चालुक्य डायनेस्टी के साथ। उस समय उत्तर भारत की जो सबसे ताकतवर डायनेस्टी थी वो थी यही वर्धन डायनेस्टी, जिसके राजा हर्षवर्धन थे। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी, जिसके राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय उस समय बहुत ही ताकतवर राजा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलकेशिन द्वितीय के हाथों आने वाले समय में हर्षवर्धन को हार का सामना भी करना पड़ा है। तो बेसिकली उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो सबसे ताकतवर राष्ट्रों के बीच में एक लड़ाई हुई, इन राज्यों के बीच में लड़ाई हुई। और बेसिकली ये कहाँ लड़ाई हुई? नर्मदा नदी के किनारे। और इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? पुलकेशिन द्वितीय की हुई। हार किसकी हुई? हर्षवर्धन की हुई। और माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अपने वॉर एलिफेंट्स को हारते देख उनके मनोबल टूट गया था और वो समझ चुके थे कि अब वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। तो हर्षवर्धन का विजय रथ किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंश के राजा थे। उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी के साथ इनको पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी हर्षवर्धन को। और उसके बाद इन्होंने इस ट्रीटी में ये कह दिया था कि वो साउथ इंडिया की तरफ दोबारा नहीं बढ़ेंगे, नर्मदा नदी तक ही उनका साम्राज्य फैला हुआ था और नर्मदा नदी के उस पार वो कभी नहीं गए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर भारत के कैंपेन्स को कभी बंद नहीं किया। उत्तर भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे और उन्होंने उपाधि भी ली शकाल उत्तर पथ, मतलब उत्तर भारत के लॉर्ड ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया उन्होंने टाइटल लिया था। महाराजा अधिराज की उपाधि भी उन्होंने ली थी। तो इस तरह से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के अलावा उनकी क्या पहचान है? तो रिलीजन में पहचान जानेंगे, उसके बाद आर्ट एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया करते थे हर्षवर्धन। खुद वो एक ऑथर थे, एक कवि थे, जिन्होंने 3 बड़े प्ले लिखे हैं, नागनंद, रत्नावती और प्रियदर्शिका। ये तीनों बड़े नाटक हैं और इन नाटक की रचना हर्षवर्धन ने करी है। बड़ी बात है, एक राजा ने इतने सारे ये नाटक और ये लिखे हैं, तो एक बहुत ही बड़े ऑथर के तौर पे उनकी पहचान की जाती है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक किसने लिखा? तो ये राजा हर्षवर्धन ने ही लिखे थे, वर्धन डायनेस्टी के राजा ने। उसके अलावा 1/4 हिस्सा जो रेवेन्यू का था वो स्कॉलर्स को दिया जाता था। बहुत बड़ी बात है, 25% आपका पूरा रेवेन्यू स्कॉलर्स को दिया जाए। पैट्रोनेज, आप कितना बड़ा इन्होंने एजुकेशन और आर्ट के क्षेत्र में काम किया होगा। तो अपने आप में जैसे गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, उसी तरीके से इन्होंने उस गोल्डन एज की लेगेसी को कंटिन्यू रखा और इन्होंने अपनी खुद की एक लेगेसी बनाई, गोल्डन एज बनाई। तो ये चीज़ है। और हेनसांग इनके कार्यकाल में भारत आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। चंद्रगुप्त प्रथम के दौर में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में कौन से चाइनीज पिलग्रिम भारत में आए थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हेनसांग जो कि एक और महत्वपूर्ण चाइनीज पिलग्रिम थे, जो कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे। तो इन्होंने बहुत कुछ बातें बताई हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने विजिट किया था और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय अपने पीक पे था। और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कुछ था उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि उस समय लगभग 10,000 स्टूडेंट नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा टीचर यहाँ पे थे। इसका एडमिशन प्रोसेस जो था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। यहाँ पे काफ़ी रिग्रेसली एक ओरल एग्जामिनेशन होता था और बहुत सारे जो गेट कीपर थे उनको भी एक तरह से एग्जाम देना पड़ता था, वो एग्जाम करवाते थे और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता था। इतना फेमस इंस्टीट्यूट था ये। इसमें वेद, बुद्धिज्म, फिलोसॉफी, लॉजिक, अर्बन प्लानिंग, मेडिसिन, लॉ, एस्ट्रोनॉमी सभी विषयों को पढ़ाया जाता था। तो एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरह से डिमोलिश किया गया, उसके बाद उसको किस तरह से आग लगाई गई, 3 से 4 महीने तक उसमें आगजनी करी गई, इतनी सारी उसमें किताबें जलाई गई। तो वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसके बारे में मैंने पढ़ाया है आपको। उसका वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। रिलीजन की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं। भारत के इतिहास में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के जो इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं
उनमें इनका नाम है अशोक सम्राट का नाम आपको याद होगा। सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में, ना केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली। उसके अलावा राजा कनिष्क की हमने बात की थी, जो कि कुषाण वंश के राजा थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट राजा आते हैं हमारे हर्षवर्धन, जो कि शुरुआत में तो भगवान शिव के उपासक थे, शैविज्म को ये मानते थे, लेकिन बाद में ये महायान बुद्धिज्म की तरफ चले गए। महायान बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था कन्नौज में 643 एडी में, मतलब अपने जीवन के अंतिम फेज में इन्होंने जाके बुद्धिज्म में अपनाया है इन्होंने। तो उस समय इन्होंने ये जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी उसमें 20 राजाओं को और हजारों की संख्या में पिलग्रिम्स को बुलाया था। पहले भी बौद्ध धर्म की काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन पहले ये इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया था। कन्वर्ट इन्होंने 643 में किया है, मतलब मृत्यु से 4 साल पहले। एक लंबे अरसे तक ये हिंदुज़म में ही रहे थे। उसके बाद इन्होंने महायान बुद्धिज़्म की जो फिलोसॉफी है, उसकी डॉक्ट्रीन है, उनको प्रचार प्रसार करना शुरू किया, उनको प्रोपेगेट करना शुरू किया। और कन्या भोज में यानी कन्नौज के अंदर एक बड़ी असेंबली रखवाई, जिसको हेनसांग ने प्रेसिडेंट किया था, उसकी अध्यक्षता में हुई थी। और उसके बाद हेनसांग अपने साथ बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं उनको अपने साथ लेके गया, जिनमें 600 के आसपास जो टेक्स्ट थे उनको इसने आगे जाके जो संस्कृत भाषा में ओरिजिनली लिखे हुए थे उनको जाके चाइनीज़ भाषा में उसको ट्रांसलेट किया है। उसके बाद इन्होंने एक और बड़ी प्रयाग में एक बड़ी सेरेमनी रखी थी, जिसमें गौतम बुद्धा और भगवान शिव और सन गॉड की जो मूर्तियां हैं वो आपको मिलती हैं वहाँ पे। उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, उनकी वर्शिप करी और एक बड़ा चैरिटी प्रोग्राम रखा, बहुत सारे गरीबों को उसमें गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें दी गई। और एक तरह से एक बेनवलेंट रूलर की तरह इनकी पहचान की जाती है, जिस तरीके की इनकी रिलीजियस पॉलिसी है। ये टॉलरेंट थे दूसरे धर्मों के प्रति भी, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को अपना के बैठे थे तो और धर्मों के प्रति टॉलरेंट नहीं थे, टॉलरेंट भी थे। पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में मतलब इनकी जो शादी हुई थी दुर्गावती से हुई थी। एक इनकी जो रानी थी उनका नाम था दुर्गावती, उनसे उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम था वाग्यवर्धन और एक का नाम था कल्याणवर्धन। लेकिन कल्याणवर्धन और वाग्यवर्धन दोनों की हत्या करवा दी गई थी। इनका एक मंत्री था जिसका नाम था अरुणश्वा। अरुणश्वा ने इनकी हत्या करा दी थी जब हर्षवर्धन जीवित थे उसी समय। उसके बाद हर्षवर्धन जब 647 में मरते हैं, 41 साल की एज में इनकी डेथ होती है, तो उनका कोई हेयर नहीं होता, उनका कोई बेटा जो है जिंदा नहीं होता। इसकी वजह से उनका जो थ्रोन है वो खाली हो जाता है, कोई लीगल हेयर ना होने की वजह से। और उसके बाद इनका साम्राज्य है वो डिसइंटीग्रेटेड कर जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और डिक्लाइन होने के कुछ और भी कारण थे। एक कारण तो ये है कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो एरा माना जाता है जब फ्यूडलिज्म की भारत में शुरुआत हो गई थी। सामंतवाद, मतलब जो बड़े सामंत थे, बड़े जो जमींदार थे, उनको ज़्यादा राइट दिए गए थे, वो पावरफुल होते जा रहे थे। तो वो जो गवर्नर्स थे और जो उस छोटे क्षेत्र के प्रोविंस के जो हेड हुआ करते थे उनकी बात ज़्यादा मानते नहीं थे। फ्यूडल लॉर्ड्स का दबदबा बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोकल लैंडलॉर्ड पावरफुल हुए। लेकिन इसको कंट्रोल हर्षवर्धन के कंट्रोल में टाइम तो कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि हर्षवर्धन खुद एक ताकतवर राजा थे और वो अपने सभी जो सामंत थे उनको अपनी नज़र में रखते थे, उनको ध्यान रखते थे। लेकिन बाद में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई उसके बाद इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनका कोई बेटा जीवित नहीं था, इसीलिए अर्जुन नाम का एक मंत्री था, ये थ्रोन पे बैठ गया, राजा बन गया। लेकिन ये भी ज़्यादा लंबे समय तक राजा नहीं बन पाया। 648 में, 1 साल बाद ही अर्जुन को जो तिब्बतियन अटैकर्स थे उन्होंने अटैक करके इसको डिथ्रोन कर दिया। और यहाँ से जो वर्धन डायनेस्टी है और पुष्पभूति डायनेस्टी है और उसकी विरासत जो है उसका अंत हो गया। विरासत के तौर पे तो इन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ काम किए हैं, आर्ट और एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया है। और ये आखिरी राजा थे प्राचीन भारत के इतिहास के, अगर एम्परर के तौर पे देखें तो। और तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में और बड़े छोटे मोटे राजा बहुत सारे थे, लेकिन एक एम्परर जो कि एक बड़े साम्राज्य का मालिक होता है, उसके तौर पे हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास के प्राचीन काल का अंतिम शासक माना जाता है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा, जिनसे आपको इन वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और इनसे रिलेटेड PDF और इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं आप पर्सनली भी मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।